गुड इवनिंग बच्चों। तो तुरंत आ गए आपके लिए ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का टॉपिक 2 लेकर, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। इसमें टॉपिक थोड़ा बाकी है, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा चलेगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो हम लोग कल कहां तक पढ़े थे? कल मतलब फर्स्ट टॉपिक में कहां तक पढ़े थे? तो हम लोग आपको बता दिए थे कि एमएनसीज क्या है, एमएनसीज कहां कहां अपना कंपनी सेटअप करता है, क्यों करता है, एमएनसी से उस कंट्री को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। कुछ एमएनसीज के नाम भी आपको बताए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे यहां पर कि फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स में है क्या। दिख रहा है सभी लोगों को क्लियर? ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां पर लिखा है कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट जो है क्या, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या मिलता है? एक अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से वो अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी जाके ट्रेड कर सकता है। प्रोड्यूसर कैन सेल प्रोडक्ट्स नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कॉम्पीट इन द मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सबसे पहले अपने कंट्रीज के मार्केट में भी कॉम्पीट करेंगे, बाकी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में भी कॉम्पीट करेंगे। इसी की वजह से जो बायर्स और सेलर्स होंगे उनके पास एक वास्ट एरिया होगा। अपना ही कंट्री नहीं, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में वो लोग किसी भी प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एमएनसीज। अब एमएनसीज का मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है वो ध्यान देंगे। तो पढ़ेंगे सबसे पहले जल्दी से आप लोग और बताएंगे कि एमएनसीज का मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। तो एमएनसीज के एडवांटेज में क्या लिखा हुआ है कि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। पहले ही बताएं कि एमएनसी जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा वो कंट्री की, उस कंट्री में वो रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, तभी जाके वो अपना बिजनेस वहां पर सेटअप करेगा, ठीक है। जनरेट्स टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा, अपने कंट्री का करेंसी वैल्यू बढ़ेगा। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, फिर स्टिमुलेट्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और पूरे कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से अपने कंट्री के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा। डिसएडवांटेज में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी विच इज आउटडेटेड। जब वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो अपनी कंट्री में जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाएंगी। डू नॉट ऑपरेट इन द नेशनल ऑटोनॉमी, इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब जो एमएनसीज आती हैं वो पॉलिटिकल अफेयर से बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव है बिजनेस करना, तो वो बिजनेस पे ध्यान देती है, ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे। किल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अपने कंट्री का जो डोमेस्टिक बिजनेस है या अपने कंट्री के जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है उनपे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ही कंट्री तक लिमिटेड थे। लेकिन जब एमएनसी आ जाएगी तो वर्ल्ड के सारे कंट्री से कनेक्टेड है, तो वो अलग अलग कंट्री से जहां पर सस्ते रिसोर्सेस मिलेंगे उसको खरीदेंगी,
सस्ते लेबर को चुनेंगी ताकि वो प्रोडक्ट को सस्ते में बनाए और थोड़ा कम रेट पर बेचे एट कंपेयर टू द रेट ऑफ मार्केट, जिसकी वजह से एमएनसी का बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेसमैन, उस कंट्री में काम करने वाले पहले बिजनेसमैन का वर्क कम हो जाएगा। आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ेगा। कल्चर और होस्ट कंट्रीज में क्या होगा, दिक्कत होगा। जिस कंट्री में जो एमएनसी जाएंगे तो एमएनसी को फायदा होगा, लेकिन उस कंट्री में जो पहले लोग हैं वो लोग अच्छे से बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स का जब यूज करेंगे तो उस कंट्री का नेचुरल रिसोर्स का क्वांटिटी घटता जाएगा, इंप्लॉयमेंट तो मिलेगा लेकिन इन फ्यूचर उस कंट्री को दिक्कत होगा। तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। क्लियर है? अब आप लोग पढ़ेंगे क्या, ग्लोबलाइजेशन। चलिए, ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले आप लोग रीडिंग करेंगे यहां से, उसके बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी सो दैट देयर कैन बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लिखा है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब अपने कंट्री में प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे ताकि उसको वर्ल्ड वाइड सेल कर सके किसी भी कंट्रीज में, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक कंट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज में सेल करना या तो बाय करना, ये सारे ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आएंगे। तो इंडिया में जो एलपीजी पॉलिसी आया था 1991 में, उसके हिसाब से उसके पहले जो भी बिजनेस चलते थे वो अपने ही कंट्री के एरिया तक लिमिटेड थे। दूसरे कंट्री में अगर हम लोग को बिजनेस करना पड़ता था तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन 1991 में एक पॉलिसी आया जिसका नाम क्या था, एलपीजी। ठीक है, वो एलपीजी नहीं जो घर में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का बात नहीं हो रहा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद जो पॉलिसी आया उसके बाद से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का रिवॉल्यूशन हुआ और जो भी प्रोडक्ट्स यहां बनते थे वो सारे अलग अलग कंट्रीज में बिकने लगे, जिसके वजह से इंडियन मार्केट्स में लोगों को बेनिफिट होने लगा और कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता गया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि पहले दूसरी कंट्री की एमएनसीज इंडिया में आके सेटअप करती थी, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया की जो एमएनसीज बनी, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो दूसरे कंट्रीज में जाके सेटअप बनाने लगी और वो खुद एक एमएनसीज इमर्ज हो गई। अब क्या लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है कि द की इंडिकेटर्स ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमीज इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज। नहीं दिख रहा है, यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंटर नेशनल ट्रेड फ्लोज। ठीक है, पहला। दूसरा तो क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में आएगी, जिससे अपने कंट्री का जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस होगा। ठीक है, उसमें इवोल्यूशन आएगा, चेंजिंग आएगा और अपने कंट्री का टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होगा तो इंप्लॉयमेंट खुद ब खुद जनरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहला इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बिजनेस करेंगे और दूसरे कंट्री का मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग के पास भी आएगा ताकि हम लोगों के कंट्री का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, इंप्लॉयमेंट बढ़े, इनकम लेवल बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। तो ये है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो एमएनसीज के फीचर्स थे वही इसके भी है।
ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि अब अपना कंट्री भी दूसरे कंट्री में जाकर अपना आउटपुट मतलब क्या बोलते हैं, और दूसरे कंट्री में जाकर अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको पहले ही हम बताएं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी। जब कोई दूसरी कंट्री के एमएनसी अपने कंट्री में आके सेटअप करेंगे और यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हम लोग ध्यान देंगे तो यहां लिखा हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कोई एमएनसी आई और अपने कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई एमएनसी अपने कंट्री में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ठीक है, वो दूसरे कंपनीज पर पैसा लगाएगी ताकि वो कंपनी जब डेवलप हो तो उनका भी फायदा हो, पार्टनरशिप कर लेगी, पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब हम लोग उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या क्या एडवांटेज है? तो लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। फॉरेन ट्रेड नाम ही है तो किसी भी गुड्स को हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे इजीली ले जा सकते हैं। इसके वजह से लोगों के पास किसी भी गुड्स को खरीदने का चॉइस होगा कि वो कौन सा गुड खरीदना चाहते हैं। प्रोड्यूसर जो अलग अलग कंट्रीज के रहेंगे उसमें आपस में कंपटीशन आ जाएगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट को सबसे अच्छा बनाएंगे और रेट थोड़ा कम रखेंगे ताकि कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट बनाए तो उसको कोई भी कस्टमर इजीली खरीद ले। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। किसी भी दो सेम टाइप के गुड्स का प्राइस दोनों या अलग अलग कंट्रीज में लगभग सेम होता है, थोड़ा ही डिफरेंस आता है क्योंकि करेंसी वैल्यू का डिफरेंस हो तो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि अब क्या आ गया है, ग्लोबलाइजेशन। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्सन को कोई गुड्स खरीदना है और वो उस गुड को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहता है, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी में गुड को खरीदेगा। 1 लाख क्वांटिटी में किसी गुड को वो खरीदना चाहता है। कंट्री ए में उसको वो मिलती है ₹10 पर पीस, ठीक है, और कंट्री बी में मिलती है ₹15 पर पीस। तो वो क्या करेगा, यहां से खरीदेगा कि यहां से खरीदेगा? कंट्री ए से ही खरीदेगा क्योंकि वो उसको सस्ता पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी लगभग सेम है, एक ही प्रोडक्ट है, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर। तो जब सिमिलर प्रोडक्ट को अगर हम लोग इतने ज्यादा रेट में देखेंगे और इतने ज्यादा क्वांटिटी में तो कोई भी कस्टमर यही सोचेगा कि हम कम प्राइस वाला ही खरीदेंगे, 15 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर प्राइस का डिफरेंस 10-11 का होता तो कस्टमर ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन 10 और 15 का डिफरेंस है तो कस्टमर जरूर सोचेगा कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, ये हमसे ज्यादा पैसा ले रहा है। तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज में सिमिलर टाइप के गुड्स का प्राइसेस थोड़ा डिफर करता है, ये नहीं कि यहां 10 है और वहां 15 है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट है हम लोग के ऊपर कि हम लोग जो भी गुड्स बेचेंगे उसका क्वालिटी अच्छा हो और रेट सिमिलर हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। क्लियर है इतने लोगों को? ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है? अभी तक हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे थे, अब डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिसोर्स डिप्लेशन। पहले ही बताएं कि जब एमएनसीज किसी कंट्री में जाएंगी तो उन कंट्रीज का रिसोर्स बहुत ज्यादा डिप्लेट होने लगेगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि उल्टे सीधे तरीके से वो लोग बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट हार्मफुल गुड्स का भी हो सकता है, करेंसी फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगा, अभी तुरंत बताए थे करेंसी का वैल्यू बढ़ सकता है, और एमएनसी अगर अपना कंट्री छोड़कर चली गई, फॉरेन ट्रेड यहां से इन्वेस्टमेंट अपना वापस ले लिया तो करेंसी वैल्यू घट जाएगा।
शिपिंग रिस्क, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर किसी भी गुड्स को खरीद के ले जा रहे हैं, रास्ते में ही अगर वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से खराब हो गया तो उसका हम लोग को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा हम लोग को लॉस होगा। टैरिफ एंड एक्सपोर्ट फीस बहुत ज्यादा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए टैरिफ और एक्सपोर्ट चार्ज देना पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर है, अभी तो हम बता दिए कि आपको सार्क के 8 कंट्रीज में करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जब दूसरे कंट्री में हम लोग किसी प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे तो वहां का लैंग्वेज भी डिफर करेगा। उस लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से हम लोग अच्छे प्रोडक्ट को भी नहीं बेच पाएंगे। ऑप्शन क्या है, वहां के किसी पर्सन को हम लोग चुन लेंगे जिसको दोनों कंट्री का लैंग्वेज आता हो, तब वो हमारे प्रोडक्ट को उस कंट्री के लैंग्वेज में बात करके सेल करवा सकता है। तो हम लोगों को उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको दोनों कंट्री का लैंग्वेज आ रहा है उसको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क। प्रॉपर्टी रिस्क भी हो सकता है और पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। अब ये डिसएडवांटेज आप फॉरेन ट्रेड का समझ लीजिए या तो एमएनसी का समझ लीजिए, एमएनसी में भी ये सब लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये एमएनसी का भी डिसएडवांटेज हो गया और फॉरेन ट्रेड का भी डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि रीजन्स टू पुट बैरियर्स और टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे क्या बैरियर लगाना क्यों जरूरी है, उसको रोक लगाना क्यों जरूरी है? क्या लिखा हुआ है इस पे? क्या लिखा हुआ है कि द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स। इंडिपेंडेंसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, फॉरेन ट्रेड पे बैरियर लगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स का प्रोटेक्शन किया जा सके, रिसोर्सेस को बचाया जा सके। उसके बाद आया इंडस्ट्रीज जस्ट कमिंग अप इन द 1950s और 1960s के बाद कंपटीशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहां पर जब फॉरेन ट्रेड आना बंद हो गया तो अपने कंट्रीज में प्रॉब्लम शुरू हुआ और उन प्रॉब्लम को देखने के बाद गवर्नमेंट सिर्फ इंपोर्ट किया कुछ ही आइटम्स को। किसको? मशीनरी, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम सारे प्रोडक्ट्स का ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे, बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन। इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए भी ऐसा किया गया। India wanted to move faster to catch up with the main industries in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in the international trade and give incentives to the more rapidly growing industries through fiscal tariff and other means। मतलब अपने कंट्री को दूसरे कंट्री के लेवल पे लाने के लिए अपना कंट्री क्या किया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पब्लिक लेवल पे मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, और इंटरनेशनल ट्रेड पे भी ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे सब चीजों को सोच समझते हुए, लॉज बनाते हुए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो पहले उसको पूरी तरीके से रोका और फिर धीरे धीरे लॉज बना के उसमें इंटर करता गया और अब ऐसा कंडीशन आ गया है कि इंडिया ग्लोबल मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब पढ़ना है हम लोग को SEZ। क्या पढ़ना है? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप लोग पढ़े होंगे, एक ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट फिक्स करता है कि यहां पर कोई भी एमएनसी जाके अपना सेटअप बना सकती है, उसी को हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि डिजिग्नेटेड एरिया इन अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू मोर फेवरेबल इकोनॉमिक रेगुलेशन। जहां पर इकोनॉमिक रेगुलेशन ज्यादा हो वो एरिया गवर्नमेंट के लिस्ट में हो, ताकि वहीं पर जो एमएनसी आएगा, फैक्ट्री आएगा, वहीं पर सेटअप करेगा, ताकि उस पिछड़े वर्ग के एरिया का डेवलपमेंट हो, कंट्री के रिसोर्सेस से बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो। उस जोन को बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या कंडीशन है? तो लिखा हुआ है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर अप्रूवल। अगर कोई कंपनी या एमएनसी जाके SEZ एक्ट 2005 के थ्रू गवर्नमेंट के बताए हुए एरिया में अपना फैक्ट्री ओपन करता है या एमएनसी सेटअप करता है तो उनको क्या मिलेगा? नेक्स्ट 5 ईयर के लिए नो टैक्स। उनको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 50 हेक्टेयर एरिया मिलेगा सेक्टर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए और 50 हेक्टेयर फॉर मल्टीपर्पज प्रोडक्ट के लिए। कोई लाइसेंस, इंपोर्ट, कोई टैक्स, कोई ड्यूटी, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 5 साल तक। फ्रीडम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। वो लोग जो है कॉमर्शियली कोई भी गुड्स बोरो या मनी बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर कोई रोकथाम नहीं करेगा। और
इनकम टैक्स जो बताएं, एक्सपोर्ट पे आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब गवर्नमेंट जो एरिया सेट किया है, अगर कोई एमएनसी वहां पर जाके फैक्ट्री एमएनसी सेटअप करता है तो उसको इतने फायदे मिलेंगे। तो ये देखने के बाद बहुत सारे एमएनसी जो है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है फिर वही चीज है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, इससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फॉरेक्स अर्न करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। क्योंकि जब दूसरे कंट्रीज के एमएनसीज इंडिया में आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां के लोगों को यह सारा फायदा होगा और अपने कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना? कमेंट पे आपस में कोई भी लोग उल्टी सीधी बातें ना करें, वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का? तो क्या लिखा हुआ है? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? जो एक्टिविटी पहले से चल रही थी उसके अलावा एक और एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल जाएगा जिससे कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सही होगा, बढ़ेगा वैल्यू। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इससे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है? और लिखा हुआ है इसका एक एग्जांपल कि पूरे इंडिया में 356 इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट सेटअप कर दिया है, ठीक है? और कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, ठीक है? कर्नाटका में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है? 51। तो पूरे इंडिया में कोई भी एमएनसी अगर आता है तो उनके पास 356 ऑप्शंस है कि वो कौन से एमएनसी के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, वो कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो 356 एरिया में कोई भी एक एरिया चुन सकते हैं और उनको सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रॉफिट मतलब उसका जो बेनिफिट्स है वो मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है? लिबरलाइजेशन, ठीक है? अभी यहां तक पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन, अब लिबरलाइजेशन लिखा हुआ है। तो लिबरलाइजेशन में लिखा हुआ है कि एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया था गवर्नमेंट उसको कम कर देगा। जैसे इसमें मेकिंग लॉज, सिस्टम्स बनाना, ठीक है? ओपिनियंस लेस स्ट्रिक्ट, जो भी ओपिनियंस बनाएंगे मतलब जो भी उनका डिमांड होगा उस पर स्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि उस पर रेस्ट्रिक्शन कम लगाएगा गवर्नमेंट, पहले ज्यादा लगाता था। तो 1991 के बाद क्या किया? जब एलपीजी पॉलिसी आया तो लिबरलाइजेशन में छूट मिला। लिबरलाइजेशन मतलब आजादी, कंट्री का आजादी नहीं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम लोगों को जब क्या मिलेगा? आजादी मिलेगा, ताकि हम लोग एक स्टेप आगे बढ़कर उस वर्क को कर सकें, उसी को बोलेंगे लिबरलाइजेशन। क्लियर है इतना? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल्स क्या है लिबरलाइजेशन का? तो एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन हटाया गुड्स और सर्विस पे। प्राइस फिक्सिंग हो गया कि अलाउइंग प्रोड्यूसर्स टू फिक्स प्राइसेस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विस वो खरीदना बेचना चाह रहे हैं उसका प्राइस फिक्स कर दिया गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाया गया। टैक्स रिफॉर्म लाया गया जिससे टैक्स कम हो गया, और एसईजेड में तो पहले ही बोल दिया कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 साल के लिए आपको कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ जिसकी वजह से टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस कर दिए गए, कम कर दिए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, अलाउइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, और अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये सारे हम लोगों के लिए बेनिफिट है, तो ये सारे लिबरलाइजेशन के बेनिफिट कहलाएंगे। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ट्रेड लिबरलाइजेशन का क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पे ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है? पहला कि एफडीआई, एडवांटेज में क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में डायरेक्ट आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, प्रोडक्ट्स को डाइवर्स अलग अलग तरीके प्रोडक्ट्स को बेच सकती हैं, टेक्नोलॉजी इंडिया में नया इंट्रोड्यूस होगा, ग्लोबली हम लोग बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है, एजुकेशन इंप्रूव होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जो भी प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है चाहे वो इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे एट जेन्युइन प्राइस। क्लियर है इतना? डिसएडवांटेज में क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, उन लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। लूजेंट रेगुलेशंस एक्सप्लॉइट वर्कर्स, लेकिन जब एमएनसीज में कोई वर्कर काम करेगा तो उसको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ सकता है, उसका शोषण किया जा सकता है, जैसे ज्यादा टाइम तक वर्क करवाना, उनको वेजेस या सैलरी कम देना।
इन्वायरमेंट डैमेज, क्योंकि जब भी कोई एमएनसी आया था तो हम बताए थे कि इससे रिसोर्स का बहुत ज्यादा डिप्लेशन होता है, इन्वायरमेंट डैमेज होगा। ठीक है, इंपोर्ट पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, इट में अफेक्ट इंडिजिनस पीपल। उसके बाद जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम भी होगा यहाँ के रहने वाले लोगों को, और ब्रेन ड्रेन कैन इफेक्ट द इकोनॉमी। जब भी एमएनसी आएगा तो यहाँ के जो अच्छे पर्सन्स हैं, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, उनको एमएनसी क्या बताएगा कि आप हमारे कंट्री में चलिए तो आपको हम ज्यादा सैलरी और वेजेस देंगे। तो ब्रेन ड्रेन करके उनको यहां से वो माइग्रेट करके ले जाएगा, तो यहां के लोगों के लिए वो नुकसान होगा। लेकिन जिस एमएनसी के थ्रू वो दूसरे कंट्री में जाएगा वहां पर उसको बेनिफिट होगा, उस एमएनसी को भी, उस पर्सन को भी और उस कंट्री को भी, लेकिन नुकसान पूरा इंडिया का हो जाएगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ बिजनेस और प्रॉपर्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट ओनरशिप। मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस को पब्लिक ओनरशिप से, मतलब गवर्नमेंटल ओनरशिप से, उसको हम लोग प्राइवेट ओनरशिप की तरफ ले जाएंगे, इसी को बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। इट कैन ऑल्सो रिफर टू अ पब्लिक कंपनी बिकम अ प्राइवेट कंपनी। मतलब इसके वजह से कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, जिसके वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे अभी गवर्नमेंट, सेंट्रली गवर्नमेंट के अंडर में है, तो यहां पर जो भी आप देखे होंगे टिकट का प्राइसेस कम है। अगर पूरा रेलवे प्राइवेट हो जाए तो उस कंडीशन में टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? वर्ल्ड ट्रेड। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन में और क्या समझ सकते हैं हम लोग? और क्या समझ सकते हैं हम लोग? और ये समझ सकते हैं, जैसे हम लोग वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, अपने कंट्री में। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग किसी अर्बन एरिया में नहीं रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं। रूरल एरिया में वाटर का हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर आप नगर पालिका के अंदर में है तो ईयरली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ईयरली टैक्स मान लेते हैं 500 के अंदर आपका टैक्स आ रहा है। वाटर का हम लोग पूरा तरीका से यूज करेंगे, अनलिमिटेड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, मुंबई मान ली चले जाते हैं, अब मुंबई में जाएंगे तो वहां पर वाटर जो है वहां पर आपको कैसा मिलेगा? वो प्राइवेट हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको टैंक वाइज, लोकल एरिया में जो बहुत गरीब एरिया है वहां पर टैंक वाइज पानी भिजवा देगा। तो आप टीवी सीरियल मूवी में देखते हैं कि पानी के लिए मारपीट हो रहा है, वो एक्चुअल में होता है, क्योंकि वहां पर वाटर प्राइवेटली बहुत ज्यादा बिकता है। ठीक, वही वाटर अगर हम लोग उस एरिया के बहुत ज्यादा रिच वाले एरियाज में जाके, फ्लैट्स में जाके खरीदेंगे तो हम लोग को पानी खरीदने का पैसा देना पड़ेगा। जो हम लोग अर्बन एरिया में बॉटल वाला पानी खरीदते हैं, बिस्लेरी खरीदते हैं ना, वहां पर वो लोग वो डेली खरीद के पीते हैं। ये डिफरेंस है कि अगर प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से हो गया तो हर चीज का प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि जो बीपीएल वाले हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, वो लोग का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और लोग जो है फेमाइन से मरने लगेंगे, ठीक, पॉवर्टी से मरने लगेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट हर चीजों को प्राइवेट नहीं करता है। क्लियर है इतना? फिर लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरे कंट्रीज में रूल रेगुलेशन सेट करता है ताकि कोई भी कंट्री ग्लोबली ट्रेड कर सके, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सके। ठीक है, अब क्या है कि हाउ डज WTO वर्क? WTO वर्क कैसे करता है? तो लिखा है कि WTO के एग्रीमेंट बनाता है और नेगोशिएशन भी करता है ज्यादातर कंट्रीज से। द WTO एग्रीमेंट्स कवर इश्यूज लाइक गुड्स, ये गुड्स को, सर्विसेज को, प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को, ये सारी चीजों पे एग्रीमेंट करता है कि ये वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर एमएनसी या पर्सन खरीद और बेच सकता है। फिर द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मॉनिटर्स हाउ अडॉप्टेड रूलिंग्स एंड इंप्लीमेंटेड। तो WTO सारे कंट्रीज में ये क्या करता है? सारे कंट्रीज पे ये ध्यान भी रखता है, उसको मॉनिटर भी करता है कि WTO के बनाए हुए रूल्स को जो WTO रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं या एमएनसीज हैं वो उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं। जैसे RBI, इंडिया में RBI सारे बैंक्स पे कंट्रोल करता है, तो WTO रजिस्टर्ड कंपनीज और कंट्रीज में भी, एमएनसीज में भी वो सारा मॉनिटरिंग अपने हाथ में रखता है। WTO का पर्पस क्या है कि वेलफेयर, सोसाइटी का समाज सेवा होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। WTO वर्क अंडर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू स्टैब्लिश है। ठीक है, रिवाइज एंड इन्फोर्स द रूल्स दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, और ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। तो इसी WTO बिल्डिंग पे आप सुने होंगे, WTO बिल्डिंग पे जो क्या था, ओसामा बिन लादेन,
वो 2 अलग अलग एरोप्लेन्स WTO बिल्डिंग में जाकर इंजर्ट कर दिया था, हाईजैक करके, जिससे बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, बाद में यूएसए क्या किया, और स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू, स्टिंग ऑपरेशन नहीं, ठीक है, मतलब कि एकदम स्पाई वाले तरीके से क्या किया, ओसामा बिन लादेन को मार दिया और फिर से उससे भी बढ़िया WTO का बिल्डिंग बनाया। क्लियर है? WTO का हेडक्वार्टर कहां है, कब ये स्टैब्लिश हुआ था, ये पढ़ लेंगे, लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पेज है शायद। तो हेडक्वार्टर, WTO का हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। एक मिनट, कहां पर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जहां पर WTO का हेडक्वार्टर है। और WTO स्टैब्लिश कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, WTO कब स्टैब्लिश हुआ था? 1995 में। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, एमएनसी का एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, लिबरलाइजेशन का एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, प्राइवेटाइजेशन का एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज, और WTO क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कब स्टैब्लिश हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहां है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके? ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग फिर से इन वीडियो को देखिए और ग्लोबलाइजेशन पूरा क्लियर कीजिए। कल हम लोग ग्लोबलाइजेशन का MCQ पढ़ेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का भी MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपका पूरा सिविक्स और इकोनॉमिक्स कल तक क्लियर हो जाए। उसके बाद मंडे से आपके लिए आएगा कॉम्बो रिवीजन सीरीज। ठीक है, क्या आएगा? कॉम्बो रिवीजन सीरीज। उसके लिए टाइम आपको बता दिया जाएगा। उसमें आपको मैथ्स प्लस साइंस प्लस SST के 10-10 क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडी, सब्जेक्टिव और MCQ तीनों आएगा। ठीक है, मंडे से। क्लियर है? कल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कितने बजे आप वो क्लासेस चलेंगी। तो आप उन क्लासेस से जुड़िए और बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।